नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 2 शैक्षिक तकनीकी आईसीटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो ये जो शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी है, ये बीएड फर्स्ट ईयर अगर आपका है या सेकेंड सेमेस्टर है। दोस्तों, अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो आपको पेपर नंबर 2 के अंतर्गत जो ये बुक है शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर यही आपका ईयर वाइज होगा तो आपको 4 या 5 नंबर का जो बुक होगा उसके अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले 10 वीडियो देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जा करके वो 10 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज तैयार हो जाएगा। आइए आज जो हम लोग देखेंगे वो वीडियो नंबर 11 देखेंगे। जो ये वीडियो अभी हम लोग देखेंगे ये वीडियो नंबर 11 है। इसका टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है इसका शैक्षिक अधिगम का नियोजन, यानी प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो आपको ये वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक से अगर आपको एग्जाम में आता है तो उसको आप लिख करके ही आएंगे। तो देखिए, शैक्षिक अधिगम का नियोजन यानी प्लानिंग, किसी चीज़ का प्लानिंग करना। जैसे आपको घर बनाना है, आपको घर बनाना है, आपको ज़मीन लेना है, आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के बाद आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो आप एक प्लानिंग के तहत अगर तैयारी करते हैं या कुछ भी अगर प्लानिंग के तहत करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। कितना परसेंट? 100% आप सफल होंगे। लेकिन बिना प्लानिंग किए हुए अगर कोई भी आप काम करते हैं तो आपको सफल होने के लिए देखा जाए तो उतना 100% न आकर के कुछ कम आ जाएगा, यानी 50% या जो भी हो अपना हो सकता है। तो दोस्तों, वैसे ही शिक्षा का प्लानिंग, जो शैक्षिक अधिगम है, सीखने का अपना शिक्षा को सीखने का जो अधिगम है उसमें प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे लेसन प्लान का आप लोग नाम सुने होंगे। लेसन प्लान क्या होता है कि जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, क्लास में पढ़ाने जाते हैं, तो हम पहले से घर से अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से हम उसके बारे में बच्चों का लेवल देख करके प्लान सेट करते हैं और प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसके अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन अगर शैक्षिक अधिगम का नियोजन देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सीखने का प्लानिंग देखा जाए तो ये बृहद है, इसका ये एक बृहद रूप है। तो क्या क्या है इसमें, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कार्य विश्लेषण। ठीक है, कार्य विश्लेषण देखेंगे, शिक्षण उद्देश्य की पहचान को देखेंगे और शिक्षण उद्देश्य को लिखना, यानी शिक्षण जो उद्देश्य होगा, शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपको बीएड के एग्जाम को देखते हुए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शिक्षण, ये शैक्षिक अधिगम का नियोजन, यानी शैक्षिक अधिगम का नियोजन होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसी भी कार्य की सफलता उसके योजनाबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसको हम लोग अभी पढ़े, अभी समझे कि अगर हम योजनाबद्ध तरीके से कोई भी अगर काम नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। कार्य संपादन प्रक्रिया जितनी सुनियोजित होगी उस कार्य के उतने ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा जो प्लानिंग होगा जितना सटीक और सही होगा उसका उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा। शिक्षा देना और लेना भी एक कार्य है जिसे शिक्षण अधिगम नाम दिया गया है। क्या है? शिक्षा लेना और देना क्या है? एक ये भी कार्य है जिसको क्या नाम दिया गया है? शिक्षण अधिगम नाम दिया गया है। चाहे शिक्षार्थी कक्षा में सीखे या शिक्षार्थी घर पर पढ़े, अगर इसके लिए समयबद्ध नियोजन किया जाता है तो उद्देश्य पूर्ति के साथ में उसके ज्ञान का सबलीकरण भी होगा। कार्य के निष्पादनार्थ योजना निर्माण के लिए उपलब्ध समय, कार्य की मात्रा, कार्य की प्रकृति, उसके क्रियान्वयन के लिए सुलभ संसाधन, परिस्थितियां आदि की जानकारी अपेक्षित एवं आवश्यक होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि योजना अवधि को दृष्टिगत रखकर तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए कि लेसन प्लान, अभी हम आप लोगों को चर्चा किए लेसन प्लान के बारे में। तो यहाँ पर जो योजना अवधि है इसमें हम लोग अवधि देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है,
कोई बुक है, अगर उसमें 12 चैप्टर दिया हुआ है और आपको 12 मंथ में क्लियर करना है, तो आप सबसे पहले उसको 3 मंथ में करके या एक एक चैप्टर को एक एक मंथ में अपना क्लियर करेंगे। उसमें छुट्टी देखेंगे, कार्य दिवस देखेंगे, यानी अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से अगर इसको बांट लेते हैं और उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं, तो ये क्या होगा, शिक्षण का कार्य बहुत आसान हो जाएगा और सीखने में भी बच्चों को आनंद आएगा और आपकी जो शिक्षण की नियम तरीका होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो योजना अवधि को दृष्टिगत रखकर तैयार की जाती है, जिसे वार्षिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, दैनिक आदि नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखें, शिक्षण के लिए इस तरह की योजना बनाकर हितकर रहता है। यह शैक्षिक तकनीक की अभिन्न अंग है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को हम बताया कि जैसे 12 चैप्टर है तो 12 महीना होता है, तो 12 महीना में अगर 3 महीने में अगर 12 चैप्टर ख़त्म करने हैं तो 4 चैप्टर का आप अपना ये करेंगे। इसको जैसे मान लीजिए कि पहले मासिक वार्षिक कर लिए, उसको मासिक बना लिए, पाक्षिक कर लिए, साप्ताहिक, दैनिक, या जिस तरीके से है उसको आप लोग बना लेंगे। तो ये क्या होता है, शैक्षिक तकनीक का अभिन्न अंग है और ये योजना बनाकर अगर पढ़ाया जाए तो ये हितकर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे परिभाषा। ठीक है, कुछ परिभाषा एक इसके बारे में है। आई के डेविस ने अपनी पुस्तक दी मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग में बताया है कि शिक्षण का नियोजन करते समय शिक्षक के लिए निम्नलिखित 3 क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ये देखिए, यहीं से ये थोड़ा सा क्लियर होता है कि शिक्षण नियोजन जो शिक्षण अधिगम नियोजन, तो उसमें 3 जो मुख्य रूप से अगर 3 क्रियाएं हैं। कार्य का विश्लेषण करना, पहला काम क्या है, कार्य का विश्लेषण। अब कार्य का विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना, जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य से बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं उसको पहचानना दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखना। जैसे लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैसे अदा करता है लास्ट में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कार्य विश्लेषण, जो पहला हेडिंग था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अधिगम नियोजन यानी टीचिंग लर्निंग प्लानिंग हम लोग देख रहे हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्लानिंग शिक्षण अधिगम का नियोजन के अंतर्गत पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो कार्य का विश्लेषण करना। जो हमें पढ़ाना है, जो चीज़ हमें पढ़ाना है, जिस टॉपिक पर हमें पढ़ाना है, उस कार्य का विश्लेषण पहले करना। तो कार्य का विश्लेषण का अर्थ क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, हमें बीएड 80% लाना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बीएड हमें 80% लाना है, ये हमारा उद्देश्य है। किया गया प्रयास या कार्य, 80% लाने के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयास या कार्य क्या कहलाता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास या कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य के बारे में हम लोग पढ़े कि कार्य क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास कार्य कहलाता है। अब देखिए, कार्य विश्लेषण का अर्थ है किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में कार्य विश्लेषण का अर्थ है कि छात्रों की पाठ्य सामग्री से संबंध रखने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है। कार्य विश्लेषण का प्रत्यय रॉयल ने दिया था। कार्य विश्लेषण का प्रत्यय कौन दिया था, रॉयल महोदय ने दिए थे। तो रॉयल महोदय ने दिया था। यह प्रत्यय शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। कार्य विश्लेषण का प्रत्यय प्रशिक्षण मनोविज्ञान से निकलता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्य विश्लेषण। तो कार्य का विश्लेषण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो कार्य था, जो बच्चों का सिलेबस है, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके उसको विश्लेषित करके बच्चों को पढ़ाना है। अब कार्य विश्लेषण के अंतर्गत पहला तो हम लोगों ने देखा कार्य विश्लेषण। अब कार्य विश्लेषण का हम लोगों ने अर्थ देखा, यहीं पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कार्य विश्लेषण का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे कार्य विश्लेषण के तत्व। तो कार्य विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं? ये कार्य विश्लेषण के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला भौतिक तत्व हो गया, दूसरा मानसिक तत्व हो गया। दूसरा क्या हो गया? मानसिक तत्व। ये मानसिक तत्व। तो भौतिक तत्व क्या होता है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि भौतिक तत्व क्या होता है? भौतिक तत्व, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, भौतिक तत्वों का संबंध शिक्षण कार्यों में प्रयुक्त सहायक उपकरणों एवं अन्य तत्वों से। भौतिक यानी जो चीज़ दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से, तो हमें शिक्षण सामग्री, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण अध्ययन करा रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसमें हमें शिक्षण संबंधी कार्यों में प्रयुक्त सहायक उपकरण आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, उसके बाद फ्लैश कार्ड, चित्र चार्ट, पॉइंटनर, डस्टर इत्यादि बहुत सारे जो अपना ये सब क्या है? सहायक उपकरण है। तो ये सब क्या है? भौतिक तत्व से संबंधित रखते हैं। अब मानसिक तत्व क्या क्या है? तो इस संबंध में शिक्षण विधियों, निर्णय तथा अन्य मानसिक भाव तथा विचारों से है। जैसे हम लोग जो भी मान लीजिए कि शिक्षण सामग्री तो हम लोग देख लिए सामने भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर जो भाव विचार उत्पन्न होते हैं, जो हम मस्तिष्क से सीखते हैं, वो क्या है? मस्तिष्क तत्व के अंतर्गत आता है। अब सी नंबर पर हम लोग देखेंगे कार्य विश्लेषण के लक्ष्य। अब कार्य विश्लेषण के हम लोगों ने तत्व देखा, अब कार्य विश्लेषण के लक्ष्य क्या होता है? तो कार्य विश्लेषण के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला लक्ष्य क्या है? छात्रों द्वारा सीखे जाने वाले कार्यों का वर्णन करना। ठीक है, छात्र द्वारा सीखे जाने वाले कार्य का वर्णन करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है कार्य विश्लेषण के। ठीक है, कार्य विश्लेषण के जो पहला लक्षण है, ये छात्र द्वारा सीखे जाने वाले कार्यों का वर्णन करना। दूसरा क्या है? अपेक्षित व्यवहार को पृथक करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है उन परिस्थितियों तथा उद्दीपकों को पहचानना जिसके द्वारा छात्र अपेक्षित व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंडों का निर्धारण करना। अब देखिए, जैसे कार्य विश्लेषण के लक्ष्य को तो हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कार्य विश्लेषण के प्रकार। तो कार्य विश्लेषण के जो प्रकार हैं, ये भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो कार्य विश्लेषण के प्रकार के अंतर्गत जो कार्य का विश्लेषण किया जाएगा, टाइप्स ऑफ टास्क एनालिसिस, तो इसमें पाठ्य वस्तु या उप विषय विश्लेषण। जो पाठ्य वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई उपकरण पाठ्य वस्तु अपना होता है, तो उसका उप विषय विश्लेषण करना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है उप कार्य विश्लेषण या व्यवसाय विश्लेषण, मनोशारीरिक विश्लेषण, कौशल विश्लेषण। ठीक है, ये सब कार्य विश्लेषण के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे शिक्षण उद्देश्य की पहचान। जो शिक्षण का उद्देश्य है उसकी पहचान से संबंधित क्या चीज़ है? तो पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के पश्चात शिक्षण के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करें। शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित के आवश्यक है कि हमें उद्देश्यों का अर्थ, उसकी आवश्यकता आदि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे शिक्षण उद्देश्य की पहचान, हम किस उद्देश्य से बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग किस उद्देश्य से बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं। आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? जैसे आप शिक्षण देने जा रहे हैं बच्चों को, तो आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास करना, सामाजिक कौशल का विकास करना, मानसिक कौशल का विकास करना, लेखन कौशल का विकास करना। ये सब क्या है? हमारा शिक्षण का उद्देश्य होगा कि बच्चों में हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, ये हमारा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य आपको सबसे पहले, आप क्लास में अगर जाते हैं तो आपको शिक्षण का उद्देश्य जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को लेकर के अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत होइएगा कि हमें बच्चे को इस उद्देश्य से पढ़ाना है, तो आपका जो शिक्षण कार्य होगा वो सफल होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए NCERT क्या बोली है। NCERT के अनुसार उद्देश्य वह अभीष्ट बिंदु है जिस दिशा में हम कार्य करते हैं वह करते हैं तथा जिसकी प्राप्ति क्रिया द्वारा
द्वारा की जाती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के द्वारा उद्देश्य देखा जाए या अभिष्ट बिंदु होता है। अब उद्देश्य के प्रकार, जो अभी हम लोग उद्देश्य बोले ना कि उद्देश्य हमारा क्या है, हमें पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाने का मेन हमारा टॉपिक क्या है, मेन हमारा उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार, उस उद्देश्य के क्या क्या प्रकार हैं। एक शैक्षिक उद्देश्य है, एक शिक्षण उद्देश्य है। तो अब इसमें देखिए शैक्षिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य, तो शैक्षिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है और शिक्षण उद्देश्य का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, उद्देश्य के प्रकार। ठीक है, क्या देख रहे हैं, उद्देश्य के प्रकार। तो उद्देश्य के प्रकार में शैक्षिक उद्देश्य को, जैसे मान लीजिए कि शैक्षिक उद्देश्य जो है इसका संबंध संपूर्ण शिक्षा से है। जैसे जो शैक्षिक उद्देश्य है इसका संपूर्ण, जब बच्चा घर से निकलता है, जब घर से लेकर के बाहर तक वो जितनी प्रतिक्रिया क्रिया करता है, जिसके द्वारा सीखता है, पर्यावरण से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, टीचर से सीखता है, क्लास में सीखता है, मोबाइल से, यानी जितनी भी प्रतिक्रिया उसको होती है उसमें संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास जो भी है वो सब कुछ शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जबकि शिक्षण उद्देश्य, जो आपका शिक्षण उद्देश्य जो आप लेते हैं, ये बच्चे को क्लास में, ठीक है, बच्चे को क्लास में एक क्लास के अंतर्गत, जैसे 1 घंटी लगती है, घंटी कितने मिनट की होती है, 45 मिनट की घंटी हो सकती है, 35 मिनट। ठीक है, तो ये जो घंटी लगती है आपको 35 मिनट के अंतर्गत जो आप बच्चों को टारगेट लेते हैं, जो उद्देश्य, जो शिक्षण का कार्य लेते हैं और जो पढ़ाते हैं, ये शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और देखेंगे कि जैसे शिक्षण उद्देश्य निश्चित होते हैं, जो ये शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि शैक्षिक उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत और देखेंगे, यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण उद्देश्य को लिखना। तो शिक्षण उद्देश्य को लिखना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं और आप लेसन प्लान देने जा रहे हैं, तो लेसन प्लान को लिखने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में लाना होगा कि शिक्षण उद्देश्य, हम शिक्षण उद्देश्य, बार बार ये शिक्षण उद्देश्य का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि जब तक हम शिक्षण उद्देश्य को तय नहीं करेंगे, हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, तब तक हमारा शिक्षण जो कार्य होगा वो अधूरा होगा। तो ये लिखने का जो है, शिक्षण उद्देश्य को लिखने का जो महत्व स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ये आपके लिए कि बीएड में आपके लिए यूजफुल है, तो दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।